हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से एकेडमिक इंग्लिश जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो दो अर्लियर सेशंस लिए थे, उन दोनों सेशंस को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत लाइक किया। हालांकि सेकंड सेशन को आपने लाइक कम किया। खैर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्यार बना रहना चाहिए। आप लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, क्योंकि कहलवा कर मैं कितने एक दिन कर लूँगा ऐसी बात है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये जो सेशंस हैं, वो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वाक़ई में यूज़फुल रहे होंगे और रहेंगे। आप निश्चिंत रहें, काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आप इन सेशंस में एक्वायर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा मैं आम तौर पर रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, इस बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सेशंस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करने हैं और लाइक ज़रूर करना है। अगर आपको वाक़ई में कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। आप जब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसके व्यूज़ बढ़ेंगे हमारे चैनल्स के, तो हम यूज़फुल कंटेंट आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। मकबैत भी लाएंगे, इन सारे टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी स्पेशल सेशंस लाएंगे। देखो, वो एक कहावत है ना कि बाजे जब बजते हैं ना, तो पाँव उठते हैं। तो आपके जो लाइक और शेयर है ना, वो हमारे लिए बाजे हैं। वो जब बाजे बजेंगे, तो हम ज़रूर कुछ न कुछ और अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, तो फिर हमारा भी जो मनोबल है, वो डेफ़िनेटली कम होता है। तो आई होप इस बार मैं देखूँगा कि लाइक्स कितने बढ़ते हैं, शेयर कितने बढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके पास नेक्स्ट सेशन में कंटेंट लेके आऊँगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी आप ज़रूर, जैसे मकबैत कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मकबैत लो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मालगुडी डेज लो, तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं लाऊं आपके लिए, और टेल ऑफ टू सिटीज़ के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूं क्या, ये कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओपिनियन मुझे बताते रहिए। इज दैट क्लियर? तो अब हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो थर्ड बुक है, जिसका टाइटल है द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको तीनों बुक्स के टाइटल तो नाम याद रखने ही हैं, इनको हरगिज़ नहीं भूलना है, ठीक है ना। जैसे पहले बुक का नाम क्या था, सबसे फर्स्ट बुक का? रिकॉल टू लाइफ, बिल्कुल, वेरी गुड। सेकंड बुक का नाम क्या था, जल्दी से बताओ? द गोल्डन थ्रेड, वेरी गुड। और ये थर्ड बुक आ रही है, इसका नाम क्या है? द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म। ये तो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अब हम लोग जो अ टेल ऑफ टू सिटीज की जो थर्ड बुक है, द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म, इसके 15 चैप्टर्स की समरी समझने जा रहे हैं। तो कमर कस लीजिए और एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा। आपको कोई दिक्कत इन 15 चैप्टर्स में नहीं होगी, आई कैन अश्योर यू दैट। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला चैप्टर है आपका, ये जो बुक है द ट्रैक ऑफ ए स्टॉर्म, इसका पहला चैप्टर है इन सीक्रेट। समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैवल थ्रू फ्रांस प्रूव्स डिफिकल्ट फॉर डार्नी। अब देखो, फ्रांस से जो फ्रांस होकर जो फ्रांस में जो यात्रा कर रहा है इधर उधर, तो फ्रांस में यात्रा डार्नी के लिए डिफिकल्ट होती है। क्यों होती है बताओ? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि डार्नी, ये जो चैप्टर फर्स्ट का जहां से स्टोरी शुरू हो रही है, डार्नी फ्रांस गया क्यों भाई? इंग्लैंड में बड़े मज़े से लूसी के साथ और डॉक्टर बेनेट के साथ और अच्छी फैमिली चला रहा, मिस प्रॉस के साथ, और क्यों गया भाई डार्नी? मालूम है क्या वापस फ्रांस क्यों गया? अब मुसीबत मोल लेने क्यों गया? यस, अपने जो एवरमॉन्ट फैमिली का जो नौकर हैं गबैल, उसको बचाने के लिए। पता है ना, वो जो उसकी इनहेरिटेंस थी, उस इनहेरिटेंस की रक्षा करने पीछे गबैल ठहरा हुआ था। गबैल टैक्स कलेक्टर था, इसके चाचा श्री के लिए टैक्स कलेक्ट करता था। अब चाचा श्री को तो मार दिया गया है। अब एक तरह से वो जो गबैल है, वो डार्नी को क्या देख रहा है? डार्नी को नेक्स्ट मार्क्विस के रूप में देख रहा है। तो गबैल के लिए डार्नी जो है, वो नेक्स्ट मार्क्विस एवरमॉन्ड हैं। हालांकि डार्नी ने अपना सारा इनहेरिटेंस छोड़ दिया है। He is no longer interested to be associated with the name एवरमॉन्ड, नाम से ही वो जुड़ना नहीं चाहता। He has renounced everything, सब कुछ त्याग दिया है। We all know that। लेकिन डार्नी feels it his duty to help a loyal servant of his family. And who is he? Yes, he is Gabal। उसकी मदद करने गया।
अब हॉस्टाइल जो शत्रुतापूर्ण रेवोल्यूशनरीज हैं फ्रीक्वेंटली स्टॉप, बार बार उसे रोकते हैं, हम उसे एंड क्वेश्चन हिम, और उससे प्रश्न पूछते हैं। ऐसा ही दौर चल रहा है फ्रांस में, ठीक है। रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, चारों ओर क्या है, गिलेटीन है, और गिलेटीन से लोगों को क्या किया जा रहा है, एसेसिनेट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सर धड़ से अलग किया जा रहा है। तो अपॉन हिज अराइवल इन पेरिस, पेरिस में जब उसका अराइवल हो जाता, पहुंचने के बाद, द रेवोल्यूशनरीज कन्फाइन हिम, रेवोल्यूशनरी उसे सीमित कर देते हैं, है ना, टू अ प्रिजन, एक जेल तक ही, ठीक है, जेल तक उसे सीमित कर देते हैं। और जेल का नाम है कॉल्ड ला फ्रांस, ला फोर्स, सॉरी, ला मीन्स द फोर्स, ला फ्रेंच भाषा में वर्ड है, इसका मतलब है द। डार्नी प्रोटेस्ट्स, डार्नी विरोध करता है, एंड रिमाइंड्स हिज जेलर्स, और अपने जेलर्स को ये याद दिलाता है ऑफ हिज राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में। यह डार्नी कहता है, आई बिलोंग टू एवरबॉर्न फैमिली, यू कैन नॉट डिप्राइव मी ऑफ माई राइट्स, आप मेरे अधिकारों से मुझे वंचित नहीं कर सकते। हाउएवर, हालांकि द गार्ड रिस्पॉन्ड्स, गार्ड है वो रिस्पॉन्ड करता है दैट ही इज एन एमिग्रेंट, गार्ड कहता है डोंट फॉरगेट मिस्टर दैट यू आर एन एमिग्रेंट, आप एक प्रवासी हो, यू हैव लेफ्ट फ्रांस फॉरएवर एंड यू हैव गॉट सेटल्ड इन इंग्लैंड, अब काहे के राइट्स है तुम्हारे फ्रांस में। डार्नी whom he refers to as एवरमॉन्ट, अब देखो डार्नी को वो एवरमॉन्ट के रूप में संबोधित करता है, रेफर करता है। हैज नो राइट्स, अब वो कहता है डार्नी को कि आपके कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे। द गार्ड हैंड्स डार्नी ओवर टू डफार्ज, अब डार्नी को किसको सौंप दिया जाता है, अर्नेस्ट डफार्ज को, हु इज अ लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, विद द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन क्या देता है गार्ड, इन सीक्रेट्स, इसे गुप्त रखना है, छुपाकर, सीक्रेट। एज ही इज बीइंग लेड अवे, जब उसको ले जाया जाता है डफार्ज के साथ, तो डार्नी कन्वर्सेस विद द वाइन मर्चेंट, वही डफार्ज वाइन मर्चेंट है, उससे कन्वर्स करता, बातचीत करता है। डफार्ज वंडर्स, अब डफार्ज ये आश्चर्य करता है, अलाउड, ये जोर से उसे सुनाने के लिए डार्नी को, कि वाई डार्नी वुड चूज टू रिटर्न टू फ्रांस इन द एज ऑफ दैट शार्प फीमेल न्यूली बॉर्न कॉल्ड ला गिलेटीन, ठीक है। अब देखो डफार्ज आश्चर्य करता है कि यार तुम वापस फ्रांस आए क्यों, फ्रांस क्यों लौटे इस युग में, युग कौन सा, दैट शार्प फीमेल, तेज फीमेल, न्यूली बॉर्न, जो नई नई पैदा हुई, जिसका नाम क्या है, गिलेटीन, जो कि सर धड़ से अलग करने के लिए, काटने के लिए काम में ली जाती है। ये नई फीमेल है, नई नवेली दुल्हन है गिलेटिन, इसका शिकार होने तुम वापस फ्रांस क्यों आए, ये बड़ा आश्चर्य करता कौन, द वाइन मर्चेंट मिस्टर डफार्ज, ओके। डार्नी आस्क्स डफार्ज फॉर हेल्प, मदद मांगता है, आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब है, मदद मांगना, बट डफार्ज रिफ्यूजेस, लेकिन डफार्ज मना कर देता है। एज ला फोर्स, एट ला फोर्स, सॉरी, जो जेल का नाम है, प्रिजन का, द फोर्स, डार्नी फील्स ही हैज एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ द डेड, डार्नी महसूस करता है कि वो जो मृत लोगों की दुनिया है उसमें पहुंच चुका है, सब मरने वाले हैं, जेल में जो भी हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना जाना है, ठीक है। अ फेलो प्रिजनर, उसका एक सह कैदी, वेलकम्स हिम, उसका स्वागत करता है, टू द प्रिजन, जेल में, एंड सेज दैट, और कहता है दैट ही होप्स, कि उसे आशा है, दैट डार्नी विल नॉट बी केप्ट इन सीक्रेट, कि डार्नी को सीक्रेट यानी आइसोलेशन में, काल कोठरी में नहीं रखा जाएगा। द, अब सीक्रेट शब्द है ना, वो एंग्लिसाइज्ड फॉर्म है, अंग्रेजी रूप है किसका, ऑफ एन सीक्रेट का, एन सीक्रेट फ्रेंच भाषा है, और उसी का इंग्लिश वर्जन है इन सीक्रेट, मीनिंग जिसका मतलब है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बिल्कुल एकांत तक सीमित, यानी अकेला रखना, वो वाली जेल, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एकल कैद जिसमें अन्य कोई साथी नहीं हो।
बट डार्नी हैज इंडीड बीन सेंटेंस टू टोटल आइसोलेशन, लेकिन हकीकत में वास्तव में डार्नी को टोटल आइसोलेशन, पूर्ण तरह से एकांत, अकेलेपन की सजा दे दी गई है। एंड ही सून फाइंड हिमसेल्फ, और वो जल्दी ही अपने आप को पाता है इन अ सेल, एक ऐसी कोठरी में, ऐसी जेल में, मेजरिंग, जिसको मापें तो 5 पेसेस, 5 कदम, और बाय 4.5, और साथ में 4.5 कदम जितनी लंबी है। यानी एक कदम में आप 2-2.5 फीट मान लो, तो 5 फीट में हो गया, मान लो 12-13 फीट, और 4.5 फीट यूं गिन लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 बाय 12 इस तरह के आकार की उसको एक कोठरी में डाल दिया जाता है। किसको? चार्नी को। सही कह रहे हो, चार्नी नहीं, डार्नी को, चार्ल्स डार्नी। चैप्टर सेकंड है द ग्राइंड स्टोन, तेज धार करने वाला पत्थर। देखते हैं। लूसी एंड डॉक्टर मैनेट, लूसी और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट स्टॉर्म इनटू पेरिस, तूफान की तरह पेरिस पहुंचते हैं, है ना, तेजी से पेरिस में पहुंचते हैं, घुसते हैं। पेरिस की जो ब्रांच है ऑफ टेल्सन्स बैंक की पेरिस ब्रांच में पहुंचते हैं, तूफान की तरह अंदर घुसते हैं तेजी से, टू फाइंड मिस्टर लॉरी, मिस्टर जार्विस लॉरी जो बैंकर हैं, उनको ढूंढने। दे इन्फॉर्म हिम, अब ये कौन है दे? लूसी एंड डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। ये सूचना देते हैं उन्हें, हिम किसके लिए आया? जार्विस लॉरी के लिए। दैट डार्नी सिट्स इन प्रिजन, कि डार्नी बंदी बन के बैठा है इन ला फोर्स, द फोर्स नामक जो प्रिजन है उसके अंदर। मैनेट रिमेन्स कॉन्फिडेंट, अब मैनेट यहां पे काफी आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं, दैट ही कैन यूज हिज स्टैंडिंग, कि वो अपना जो स्टैंड है या अपनी जो स्थिति है एज अ वन टाइम प्रिजनर, क्योंकि वो एक समय कैदी रह चुके हैं ऑफ द बास्टिल फोर्ट नुमा, जो फोर्ट्रेस नुमा जो प्रिजन है, जेल है, जिसको यहां से ही ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, तो वहां वो एक समय प्रिजनर रह चुके हैं। उस एडवांटेज का लाभ उठाएंगे टू हेल्प रेस्क्यू, बचने में मदद करने के लिए हिज सन इन लॉ कौन है? वही चार्ल्स डार्नी की मदद करेंगे। कहने का मतलब भाई वो एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, जो एवरमॉन्ट फैमिली की एट्रोसिटीज हैं, ऑपरेशन दमन, उसके एक शिकार रहे हैं, विक्टिम रहे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को सिंपैथी थी डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के प्रति, और अलेक्जेंडर मैनेट एक रेस्पेक्टफुल फिगर बन चुके थे रेवोल्यूशनरीज के लिए। तो ये जो उनकी स्टैंडिंग है, वो कह रहे हैं कि मैं उसका फायदा उठाऊंगा मेरे दामाद जी को मुक्त कराने के लिए। लॉरी सेंड्स लूसी, अब लॉरी जो है वो लूसी को भेजता है इनटू द बैक रूम ऑफ द बैंक के जो पीछे का कमरा वहां भेज देता है, सो दैट, ताकि ही कैन स्पीक टू मैनेट इन प्राइवेट, कि मैनेट से वो प्राइवेसी में बात कर सके। ही एंड मैनेट, वह और मैनेट, लुक आउट इनटू द कोर्टयार्ड, बाहर जो कोर्टयार्ड है, बारामदा है, उसमें देखते हैं, वेयर, जहां पे थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ें, शार्पन, क्या कर रहे हैं? थ्रॉन्ग, झुंड कह दो, लोगों की भीड़ कह दो, वो शार्पन कर रहे हैं, तेज धार दे रहे हैं देयर वेपन्स, अपने हथियारों को, ऑन ए ग्राइंड स्टोन, हथियार तेज कर रहे हैं। लॉरी एक्सप्लेन्स दैट, लॉरी ये व्यक्त करते हैं, समझाते हैं, दैट द मॉब इज प्रिपेयरिंग टू किल द प्रिजनर्स, कि ये जो भीड़ है ये बंदियों को मारने की तैयारी कर रही है। ठीक है, मॉब उग्र भीड़ है। मैनेट रसेस इनटू द क्राउड, अब मैनेट तेजी से जाते हैं भीड़ के अंदर, एंड सून ए क्राई अराइजेस, और जल्दी ही एक चीख उठ खड़ी होती है, हेल्प फॉर द बास्टिल प्रिजनर्स किंड्रेड इन ला फोर्स, सॉरी, मदद करो जो बास्टिल का प्रिजनर है उसके रिश्तेदार की। किंड्रेड का मतलब है यहां पे किन, रिश्तेदार, किथ एंड किन आपने सुना हो। इन ला फोर्स, जो ला फोर्स नामक जेल है उसमें मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी मदद करो रे भाई। कौन चिल्लाते हैं? डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट चिल्लाते हैं।
अब द शैडो, ये चैप्टर 3 है। फियरिंग दैट लूसी एंड मैनेट्स प्रेजेंस, यह डर कर कि लूसी और मैनेट की उपस्थिति है, माइट कॉम्प्रोमाइज, ये समझौता कर सकती है, द बैंक्स बिजनेस, व्यापार के बिजनेस को कहने का मतलब प्रभावित कर सकती हैं। लॉरी अशर्स लूसी, लॉरी क्या करते हैं? अशर करते हैं। अशर करना मतलब इशारा करके बिठाना, इशारा करके बिठाते हैं लूसी को और उसकी टिपुड़ी जो बेटी हैं और मिस प्रॉस, तीनों को टू ए नियर बाय लॉजिंग, एक नजदीकी बैठने की जगह वहां अशर करके बिठाते हैं। जैसे अपन पिक्चर हॉल में जाते हैं तो बिठाने ले जाने को अशर करना कहते हैं, ठीक है? तो बिठाने ले जाते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। ही लीव्स, जैरी क्रंचर को छोड़ते हैं वहीं पे, टू गार्ड देम, उनकी रक्षा करने के लिए। किन तीनों की? लूसी की, उसकी बेटी की और मिस प्रॉस की। हु इज मिस प्रॉस? अरे भाई सर्वेंट हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की फैमिली की, स्पेशली लूसी की प्रोटेक्टर हैं। बैक एट टेल्सन्स, और वहां पे टेल्सन्स बैंक में क्या है? डफार्ज अप्रोचेस लॉरी, अब डफार्ज आता है लॉरी के पास विद मैसेज, एक संदेश लेके फ्रॉम मैनेट, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की ओर से एक मैसेज लेके डफार्ज आता है मिस्टर लॉरी के पास। फॉलोइंग मैनेट्स इंस्ट्रक्शंस, अब देखो अनुपालन करते हुए मैनेट जो है, अलेक्जेंडर मैनेट के इंस्ट्रक्शंस को, लॉरी लीड्स डफार्ज, लॉरी डफार्ज को ले जाता है टू लूसी, किसके पास? लूसी के पास। क्रंचर वहीं पे है लूसी वगैरह की प्रोटेक्शन में। डफार्ज क्लेम्स दैट, डफार्ज ये दावा करता है दैट मैडम डफार्ज, कि उसकी वाइफ जो है, मस्ट अकम्पनी देम, उनको उसके साथ जाना पड़ेगा। किनके साथ? लूसी प्रॉस और लूसी की टिपुड़ी के साथ। एज शी विल फैमिलियराइज हरसेल्फ, चूंकि वो अपने आप को परिचित कर लेगी, साथ जाएगी तो, विद द फेसेस ऑफ लूसी, हर डॉटर एंड मिस प्रॉस, तीनों के चेहरों से सुपरिचित हो जाएगी। इन ऑर्डर टू बेटर प्रोटेक्ट देम, अब किस लिए? अधिक अच्छे तरीके से रक्षा करने के लिए उनकी, इन द फ्यूचर, भविष्य में, ठीक है? द वुमन नॉन एज द वेंजेंस, एक महिला आपको पता है इस नोवेल में ऐसी भी है जिसका नाम सिर्फ वेंजेंस, प्रतिशोध रखा गया। वो वुमन आल्सो कम्स, वो भी आती है। अपॉन अराइविंग एट द लॉजिंग्स, लॉजिंग में पहुंचने के बाद, डफार्ज गिव्स लूसी अ नोट, डफार्ज लूसी को एक नोट देता है, लेटर, फ्रॉम द इम्प्रिजन डार्नी की ओर से। अब डार्नी ने लेटर भेजा लूसी के लिए। इट अर्जेस, ये पत्र निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है उससे, टू टेक करेज, कि वो हिम्मत रखें। टर्निंग टू मदाम डफार्ज की ओर अगर मुड़कर, लूसी बैक्सर, लूसी उससे आग्रह करती हैं, याचना करती हैं, टू शो डार्नी सम मर्सी, कि वो डार्नी के प्रति थोड़ी दया दिखाएं। बट मदाम डफार्ज, जो फुल प्रतिशोध से भरी महिला है, फुल ऑफ रिवेंज, कोल्डली, बड़ी उदासीनता से रिस्पॉन्ड्स, ये प्रतिक्रिया करती है, दैट द रेवोल्यूशन विल नॉट स्टॉप, कि क्रांति रुकेगी नहीं, फॉर द शेक ऑफ लूसी और हर फैमिली, लूसी की खातिर या लूसी के परिवार की खातिर ये रेवोल्यूशन रुकेगी नहीं, ये तो अब आगे बढ़ चुकी है। इतनी, मतलब कहने का मतलब इनडिफरेंट, उदासीन महिला है, क्योंकि फुल ऑफ हैट्रेड, फुल ऑफ रिवेंज वाला कैरेक्टर है मदाम डफार्ज का। चैप्टर 4 है काम इन स्टॉर्म, तूफान में शांति। 4 days लेटर, 4 दिनों बाद, मैनेट रिटर्न्स फ्रॉम लाफोर्स, से वापस लौटता है। लाफोर्स वही प्रिजन्स है जहां पे डार्नी को रखा गया। लॉरी नोट्स अ चेंज इन द लॉरी अब एक परिवर्तन देखता है इन द वंस फ्रेजाइल मैनेट, एक समय पे जो फ्रेजाइल यानी वीक, कमजोर मैनेट थे, उनमें एक चेंज नजर आता। किसको? लॉरी को। अब मैनेट हु नाउ सीम्स फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जो अब एकदम शक्ति से भरे होते हैं, भाई जमाई जी को बचाना है, एंड पावर, शक्ति से भरा होता है। अब मैनेट को लगता है कि दीज पीपल रियली हैव सिंपैथीज विथ मी,
ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं, आई हैव बिकम ए हीरो फॉर देम। तो अब अचानक ही डॉक्टर साहब में क्या नजर आ रही है? शक्ति और सामर्थ्य नजर आ रहा है। मैनेट टेल्स हिम दैट, अब मैनेट लॉरी को कहते हैं दैट ही हैज परसुएडेड द ट्रिब्यूनल, कि उन्होंने मना लिया है, राजी कर लिया है द ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल बनाया होता जजों का, अ सेल्फ अपॉइंटेड बॉडी, एक स्व नियुक्त बॉडी थी, दैट ट्राइज, जो मुकदमा चलाती हैं और सेंटेंसेस, सजाएं देती हैं, ठीक है ना। द रेवोल्यूशंस प्रिजनर्स, क्रांति के जो भी बंदी लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक लोग, नोबल्स, उनको उनको उनके मुकदमे चलाती हैं, उनको सजा देती हैं। वो ट्रिब्यूनल को डॉक्टर बेनेट कहते हैं मैंने मना लिया है। टू कीप डार्नी अलाइव, कि डार्नी को जीवित रखेंगे, मारेंगे नहीं। डार्नी विल नॉट बी सेंटेंस टू डेथ, बेनेट कहते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा क्या बात है कि ही हैज सिक्योर्ड ए जॉब, उन्होंने एक नौकरी पक्की कर ली है एज द इंस्पेक्टिंग फिजिशियन की, है ना, निरीक्षण करने वाले फिजिशियन की, ऑफ 3 प्रिजन्स, 3 ऐसी जेल हैं, वहां पे इंस्पेक्टिंग फिजिशियन की मैंने जॉब सिक्योर कर ली है। वन ऑफ विच इज ला फोर्स, जिनमें से एक प्रिजन ला फोर्स भी है। दामाद जी से इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। दीज ड्यूटीज विल इनेबल हिम, ये ड्यूटीज उसे योग्य बना देगी टू इंश्योर डार्नी सेफ्टी, कि डार्नी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टाइम पासेस, समय गुजर जाता है, एंड फ्रांस रेजेस, और फ्रांस क्या है, पूरा क्रोधित हो उठता है, गुस्से में तमा जाता है, एज दो, जैसे कि इन्हें फीवर, बुखार में आदमी तमा जाता है, वैसा पूरा फ्रांस जल उठता है। द रेवोल्यूशनरीज बिहेड, रेवोल्यूशनरी क्या करते हैं? बिहेड कर देते हैं, सिर अलग कर देते हैं, सिर काट देते हैं। किसका? राजा और रानी का। राजा का नाम तो आपको पता ही है, किंग लुई द 16th। रानी का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना बाबू। एंड द गिलेटीन बिकम्स ए फिक्सचर, और गिलेटीन जो है वो बिकम्स ए फिक्सचर, एक तरह से स्थायी चीज बन जाती है, परमानेंट चीज बन जाती है इन द पेरिस स्ट्रीट्स, पेरिस की गलियों में, ठीक है। अब भाई राजा रानी को गिलेटीन से सिर अलग कर दिया तो फिर गलियों में आम बात हो गई, जितने भी जो एंटी रेवोल्यूशनरीज पीपल हैं उनको सबको सिर कलम करना है, ठीक है। डार्नी रिमेन्स इन प्रिजन फॉर ए ईयर एंड 3 months, रेड में है टाइप्ड, यानी कि याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 साल और 3 महीने तक डार्नी कैद में रहता है। डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 साल 3 महीने, ओके। चैप्टर 5, द वुड सॉयर, लकड़ी काटने वाला, आरा मशीन चलाने वाला। वाइल द फैमिली वेट्स फॉर डार्नीज ट्रायल, अब देखो 1 साल 3 महीने हो गया, अभी भी परिवार डार्नी के मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय मैनेट टेल्स लूसी, मैनेट बताते हैं लूसी को ऑफ ए विंडो, एक खिड़की के बारे में, इन द प्रिजन, जेल में कैसी खिड़की है, फ्रॉम विच, जिस खिड़की से डार्नी माइट सी हर, डार्नी उसे देख सकता है, इन द स्ट्रीट, गली में, ठीक है। फॉर 2 hours एवरी डे, प्रतिदिन 2 घंटे, बोलना मत, 2 hours एवरी डे। लूसी स्टैंड्स इन द एरिया, लूसी खड़ी रहती है उस क्षेत्र में, विजिबल फ्रॉम दिस विंडो, जो क्षेत्र इस खिड़की से दिखाई दे सके। रोज 2 घंटे बेचारे लूसी खड़ी रहती, डार्नी अब मेरी झलक देख पाए। अ वुड सॉयर, एक लकड़ी काटने वाला, हु वर्क्स नियर बाय, जो नजदीक में ही बात करता है, टॉक्स टू लूसी, लूसी से बात करता है, वाइल सी वेट्स, जब वो प्रतीक्षा करती डार्नी उसे देखें, प्रिटेंडिंग दैट, ये बहाना करते हुए, दैट हिज सॉ, अब देखो वो बहाना कौन कर रहा है? लूसी नहीं, वो वुड सॉयर, वो कह रहा है कि हिज सॉ, उसकी जो कुल्हाड़ी है, इज ए गिलेटीन, वो भी क्या है? गिलेटीन है। इट बेयर्स, ये कुल्हाड़ी या वो काटने वाला जो मशीन है, आरी, बियर्स द इंस्क्रिप्शन,
उस पे खुदा हुआ है, क्या है, उस आरी पे जिससे वो लकड़ी काटता उस पे खुदा है लिटिल सेंट गिलेटीन। देखो ये हालात है। एक आम मजदूर भी इतना रेवोल्यूशनरी है कि वो अपने जो आरी हैं जिससे वो लकड़ियां काटता है उसको भी वो क्या मान रहा है, गिलेटीन की तरह ट्रीट कर रहा है। दैट ईच पीस ऑफ वुड, और प्रत्येक टुकड़ा जो लकड़ी का, दैट ही कट्स इज द हेड ऑफ ए प्रिजनर। ये देखो वो उस तरह से लेता है, लकड़ी काट रहा है तो समझ लो एक प्रिजनर को काट रहा है। तो दैट टेल्स यू द स्टोरी। इससे आपको कहानी पता चले हाउ इवन अ कॉमन फ्रेंच had become a ruthless, revolutionary या क्रूअल पर्सन, कैसे वो बन चुका था। वन डे, एक दिन, अ थ्रॉन्ग ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, कम्स डाउन द स्ट्रीट, गली में आती है, डांसिंग अ हॉरिबल एंड वायलेंट डांस, एक बहुत ही डरावना और हिंसक नृत्य करते हुए, नावन एज द, ये हैं कार्मन यॉल, यॉल पढ़ते पीछे, कार्बन यॉल, ये एक डांस का नाम है जो आपको याद रखना परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन यॉल, कार्बन यॉल, ये एन वगैरह नहीं प्रोनाउंस होता है। तो कार्बन यॉल ये डांस है, वो डांस परफॉर्म करती भीड़। द डांसर्स डिपार्ट, फिर इसका मतलब ये क्या है, अनिष्ट सूचक है, कुछ बुरा होने का सिंबॉलिक डांस है। सीन क्रिएट किया जा रहा है ना, सिंबॉलिक है चीजें नोवेल में। द डांसर्स डिपार्ट, ये डांसर्स रवाना हो जाते हैं। एंड द डिस्ट्रेस्ड लूसी, और परेशान, हताश, निराश लूसी, नाउ सीज हर फादर, अपने पिता को देखती, स्टैंडिंग बिफोर हर, उनके सामने खड़े पिताजी दिखाई देते हैं। एज ही कम्फर्ट्स, जब वो आराम देते हैं, आराम देने की कोशिश करते हैं लूसी को, तो लूसी, ठीक है, एक तो लूसी, मैदाम डफार्ड हैपन्स बाय, तो जब वो लूसी को आराम देने की कोशिश करते हैं ना, कॉमा गलत जगह है, तो उस समय मैदाम डफार्ज हैपन्स बाय, संयोग से पास से गुजरती, हैपन बाय। सी एंड मैनेट एक्सचेंज, अब मैदाम डफार्ज और मैनेट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सैल्यूट्स, आपस में अभिवादन। मैनेट देन टेल्स लूसी, फिर मैनेट लूसी को कहते हैं दैट डार्नी विल स्टैंड ट्रायल, कि डार्नी अब ये मुकदमा झेलेगा या मुकदमे के कटघरे में खड़ा होगा, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एंड अश्योर्स हर, और लूसी को विश्वास दिलाते हैं दैट हर हस्बैंड, कि उसका पति, विल फेयर वेल इन इट, इसके अंदर सफल होगा, डू वेल इन इट, इसके अंदर सफलता प्राप्त होगी। किसको, डार्नी को। डॉक्टर मैनेट अश्योर्स लूसी ऑफ दैट, इसका विश्वास दिलाते हैं। अब देखो जो ट्रायम्फ है, विजय की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे डार्नी का जो मुकदमे में जीतना, विजयी होके बाहर आना, वो इस चैप्टर में बताया जा रहा है। अब मॉटली, मॉटली मतलब अलग अलग किस्म के लोगों से बनी, कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार के लोगों से बनी कोई चीज भीड़ होती है। मॉटली प्रोसेशन आपने पहले पढ़ा था बुक सेकंड में, यहाँ पे मॉटली क्राउड है, अलग अलग किस्म के लोगों से बनी भीड़। एंड ब्लड थर्स्टी क्राउड, अलग अलग किस्म के लोगों से बनी और खून की प्यासी भीड़, असेंबल्स, इकट्ठा हो जाती हैं एट द ट्रायल ऑफ चार्ल्स डार्नी, चार्ल्स डार्नी का जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वहां पे खड़ी हो जाती है। व्हेन डॉक्टर मैनेट, जब डॉक्टर मैनेट इज अनाउंस्ड, उनको घोषणा किया जाता है डॉक्टर मैनेट है, वो डार्नी के फादर इन लॉ के रूप में जब अनाउंस किए जाते हैं उस ट्रायल के दौरान, तो हैप्पी क्राई गोज अप, खुशी की चीख उठ खड़ी होती है अमंग द ऑडियंस, श्रोताओं के बीच वो ट्रायल सुन रहे थे। द कोर्ट हियर्स टेस्टिमनी, अब ये जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये सुनवाई करता है प्रमाण की, साक्ष्य की, डार्नी से, मैनेट से, गबैल जो उनका सर्वेंट है डार्नी का, उससे, जिसे बचाने डार्नी फ्रांस आया है। एस्टेब्लिशिंग दैट, ये स्थापित कर देता है टेस्टिमोनी दैट डार्नी लॉन्ग अगो हैड रिनाउंस, कि डार्नी ने बहुत पहले ही त्याग दिया था, रिनाउंस कर दिया था
हिज टाइटल, अपना जो टाइटल है एवरमॉन्ट के रूप में, मार्क्विस एवरमॉन्ट का टाइटल पहले ही डार्नी ने त्याग दिया था, आउट ऑफ डिसअप्रूवल ऑफ द एरिस्टोक्रेसीज ट्रीटमेंट, गैर मंजूरी के कारण, क्योंकि उसे मंजूर नहीं था एरिस्टोक्रेसी का ट्रीटमेंट, जो व्यवहार था ऑफ पीजेंट्स, किसानों के प्रति, वो उसे मंजूर नहीं था। डिसअप्रूवल के कारण इसने अपना टाइटल बहुत पहले ही त्याग दिया था बेचारे ने। इसका मतलब डार्नी प्रूव्स टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग इन द ट्रायल। ठीक है, दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स थे, इन एडिशन टू डार्नीज स्टेटस, और साथ में डार्नी का जो स्टेटस था एज द सन इन लॉ ऑफ द मच लव्ड मार्टियर मैनेट, एक तरह के शहीद का दर्जा मिला हुआ था मैनेट को, क्योंकि लोग बाग उसे मृत मान चुके थे। हालांकि वो रियल में कोई मार्टियर है नहीं, मरे हैं नहीं, जिंदा खड़े हैं पास में। ये सारी चीजें परसुएड कर देती थी ज्यूरी को, ट्रिब्यूनल को, टू एक्विट हिम, कि उसे दोष मुक्त करें। तो यहां पे एक्विटल मिल जाता है डार्नी को। द क्राउड कैरीज डार्नी होम। अब देखो भीड़ है, भीड़ का आप देखो क्या मेंटालिटी होती है, भीड़ की मानसिकता देखो। डार्नी को हीरो के रूप में घर ले जाते हैं इन ए चेयर ऑन देयर शोल्डर्स, कंधों पे बिठा के। भीड़ कितनी जल्दी जल्दी बदलती है, मानसिकता देखो, बंदर वाली मानसिकता। अ नॉक एट द डोर, नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल है अ नॉक एट द डोर, यानी फिर से अरेस्ट हो रहा है डार्नी। अब देखो, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द मैनेट रिजॉइसेस, मैनेट आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इन हैविंग सेव्ड डार्नीज लाइफ, डार्नी की लाइफ को सेव्ड करना, बचा लेने के ऊपर खुशी मनाते हैं। फिर भी लूसी रिमेन्स टेरिफाइड, लूसी बेचारी भयभीत ही रहती हैं फॉर हर हस्बैंड, अपने पति के लिए। लेटर दैट आफ्टरनून, बाद में उस दोपहर को, सी रिपोर्ट्स हियरिंग, वह बताती है सुनती हुई, फुट स्टेप्स, वह बताती है फुट स्टेप सुनाई दे रहे हैं ऑन द स्टेयर, सीढ़ियों पे। जैसे ही सुनाई देते हैं, एंड सून अ नॉक, जल्दी ही एक खटखट की आवाज कम्स एट द डोर, दरवाजे पे आती है। 4 सोल्जर्स एंटर, 4 सैनिक प्रवेश करते हैं, एंड री अरेस्ट डार्नी, डार्नी को वापस गिरफ्तार कर लेते हैं। अब मैनेट प्रोटेस्ट, मैनेट क्या करता, प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, बट वन ऑफ द सोल्जर्स रिमाइंड्स हिम, उन सैनिकों में से एक सैनिक उसे याद दिलाता है दैट इफ द रिपब्लिक डिमांड्स, कि अब फ्रांस क्या है, मोनार्की तो चली गई है, अब फ्रांस क्या बन चुका है, एक रिपब्लिक, गणराज्य बन चुका है। अगर रिपब्लिक डिमांड करता है सैक्रिफाइस फ्रॉम हिम, एक त्याग उससे, किससे, डार्नी से, तो ही मस्ट मेक दैट सैक्रिफाइस, तो उसे ये बलिदान कर देना चाहिए। ठीक है, देखो आप रिपब्लिक कैसे बने, इनोसेंट पीपल को एसेसिनेट करना उसमें लगे हुए। मैनेट आस्क्स, मैनेट कहता है वन ऑफ द सोल्जर्स टू गिव द नेम ऑफ डार्नीज एक्यूजर, कि भाई कम से कम नाम तो दो मुझे कि कौन है डार्नी पे आरोप लगाने वाला, एक्यूजर, एक्यूज करने वाला, आरोप लगाने वाला। दो हालांकि इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है, टू डाइवर्ज सच इंफॉर्मेशन, इस तरह की सूचना पास ओवर करना, पास ऑन करना, डाइवर्ज, एक तरह से गुप्त सूचना डिलीवर करने को डाइवर्ज करना कहते हैं। द सोल्जर रिप्लाइज दैट, फिर भी सैनिक जवाब देता है दैट ही इज कैरिंग आउट द अरेस्ट, कि वो गिरफ्तारी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय डफार्ज, डफार्ज ने जो बयान दिए हैं, मैदाम डफार्ज ने दिए हैं, और वन अदर इंडिविजुअल ने दिए हैं, इनके आरोपों के बिना पर वो उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। ठीक है, when मैनेट आस्क्स फॉर द आइडेंटिटी ऑफ दिस थर्ड पर्सन, जब मैनेट पूछते हैं पहचान के बारे में, ये तीसरा आदमी कौन है, डफार्ज और मैदाम डफार्ज को तो मैं जानता हूं, तीसरा कौन है, तो द सोल्जर रिप्लाइज दैट मैनेट विल रिसीव हिज आंसर टू द नेक्स्ट डे, कि मैनेट को उत्तर मिल जाएगा अगले दिन, बताता नहीं थर्ड नेम। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अ हैंड एट कार्ड्स, 8 चैप्टर हैं दोस्तों। मीनवाइल जेरी क्रंचर एंड मिस प्रॉस
डिस्कवर, जेरी क्रंचर और मिस प्रॉस डिस्कवर करते हैं, ये खोज लेते हैं इस मध्य में, मिस प्रॉस लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मिस प्रॉस का लंबे समय पहले खोया हुआ भाई सॉलोमन जी आए हैं। सॉलोमन इन अ वाइन शॉप, दारू की दुकान में सॉलोमन जी मिल जाते हैं, ठीक है, लंबे समय से खोए हुए, मिले भी ठिकाने। सॉलोमन कॉल्स हिज सिस्टर, सॉलोमन अपनी बहन मिस प्रॉस को डांटते हैं फॉर मेकिंग ए सीन, क्योंकि उन्होंने एक सीन खड़ा कर दिया है ओवर देयर रीयूनियन, उनके वापस मिलन पर, जो पुनर्मिलन हुआ है भाई बहन का, इस पे मिस प्रॉस इतनी खुश हुई है कि वहां पे वाइन शॉप में सीन क्रिएट कर दिया मिस प्रॉस ने इमोशनल होके। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी आइडेंटिफाइड, वो झेल नहीं सकता आइडेंटिफाइड होना, पहचाना जाना नहीं झेल सकता, बिकॉज ही इज वर्किंग एज ए स्पाई, क्योंकि अब वो जासूस के रूप में काम कर रहा है। कौन? सॉलोमन, मिस प्रॉस का भाई, फॉर द रिपब्लिक, फ्रेंच रिपब्लिक के लिए। मीनवाइल इस मध्य में क्रंचर रिकॉग्नाइजेस हिम, क्रंचर सॉलोमन को पहचान लेते हैं एज द विटनेस, उस गवाह के रूप में, हु एक्यूज डार्नी, जिसने डार्नी पे आरोप लगाया था ऑफ ट्रीजन, देशद्रोह का या राजद्रोह का, ड्यूरिंग हिज ट्रायल इन इंग्लैंड 13 ईयर्स अर्लियर, 13 साल पहले जो डार्नी पे आरोप लगा था, और फिर उसको बचाया किसने था डार्नी को उस समय? वकील साहब। दूसरे कौन थे? अरे जल्दी बताओ, सेकंड हीरो कैसे बोल सकते हो आप? तुरंत बताओ। एक तो डार्नी हो गया, दूसरा हीरो कार्टन यार, तो कार्टन ने बचा लिया था उस समय डार्नी को, याद है? शुरू ही वहीं से होता नोवेल, फर्स्ट बुक में ही है ये एपिसोड। ही स्ट्रगल्स टू रिमेंबर, अब हालांकि क्रंचर, ये क्रंचरिया यहां पे काम करता है, एक क्रंचर संघर्ष करता है याद करने में द मैन्स नेम, उस आदमी का नाम, अंटिल सिडनी कार्टन, ये देखो सिडनी कार्टन आ गया, जो वहां पे था उस मुकदमे में, बचाया ही भाई, ये लॉयर था, ठीक है ना, स्ट्राइवर इसका सीनियर था। तो सिडनी कार्टन हु सडनली अपीयर, जो अचानक सामने आता है सिडनी कार्टन, वहां बिहाइंड देम, उनके पीछे, प्रोवाइड्स इट, और नाम उपलब्ध करा देता है, क्या था? बारसाइड। तो ये बारसाइड बंधु था कौन भाई? मिस प्रॉस का भैया जी, प्यारा प्यारा सॉलोमन, जिसने शुरू में डार्नी के अगेंस्ट गवाही दी थी कोर्ट में ट्रीजन प्रूव करने के लिए, और उसी ने आरोप लगाया था कि डार्नी क्या है? ट्रीजन कर चुका है डार्नी, देशद्रोही है, ठीक है ना। कार्टन स्टेट्स दैट, कार्टन ये बताता है, कहता है दैट ही हैज बीन इन पेरिस फॉर अ डे, कि वो एक दिन के लिए पेरिस आया है, एंड हैज बीन लाइंग लो, ठीक है ना, और काफी लो फील कर रहा है, अंटिल ही कुड नॉट बी यूजफुल, जब तक वो उपयोगी नहीं हो सके, तो बड़ा लो फील कर रहा है, पेरिस आया हूं एक दिन के लिए, और ये सोलोमन जी, या जिनका दूसरा नाम है बारसेड, ऐसे लोगों को नहीं पहचान पाऊं तो बड़ा लो फील करता हूं। ही थ्रेटन्स टू रिवील बारसेड्स ट्रू आइडेंटिटी, अब देखो वो कार्टन को मौका मिल गया, तो कार्टन धमकी देता है कि वो रिवील कर देगा, बारसेड तेरी असली आइडेंटिटी है, टू द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को, अनलेस द स्पाई accompanies him to टेल्सन्स, यदि ये जासूस, कौन? वही बारसेड, वो accompany नहीं करता, उससे साथ नहीं चलता है टेल्सन्स बैंक, तो सबको बता दूंगा कि एक्चुअल में तू इंग्लैंड का आदमी है, वहां पे तो तूने डार्नी पे मुकदमा लगाया कि ये देखो साहब, अपने इंग्लैंड की सूचना फ्रांस भेज रहा है, और यहाँ फ्रेंच स्पाई बना बैठा है, तेरी सारी पोल खोल दूंगा, रेवोल्यूशनरी सीधा गिलेटिन पे लेंगे। कौन कहता है? कार्टन कहता है। किसको कहता है? सोलोमन कह दो चाहे बारसेड कह दो, एक ही व्यक्ति का नाम है, चिंता करो मत, भैया जी हैं किसके? मिस प्रॉस के। अपॉन अराइविंग एट टेल्सन्स, अब देखो आना पड़ा बेचारे को बारसेड के, अब करें क्या, पोल खुल गई। तो टेल्सन्स ब्रांच में पहुंचने के बाद कार्टन इन्फॉर्म्स मिस्टर लॉरी और जेरी क्रंचर को, कार्टन ये सूचना देता है that Darnay has been arrested again,
कि डार्नी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ही ओवरहर्ड, उसने चुपके से सुन लिया था बारसेट को डिस्कसिंग द न्यूज, इस न्यूज पे चर्चा करते हुए इन अ बार, शराब की बार में। कार्टन डिस्कवर्स दैट, कार्टन ये बात पता लगा लेता है दैट बारसेट हु ऑपरेट्स इन फ्रांस, बारसेट जो है जो अब फ्रांस में ऑपरेट करता है एज ए रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी के रूप में, और क्रांतिकारियों के ट्रिब्यूनल स्पाई के रूप में काम करता है। कौन? बारसेट अब इज वर्किंग विद अनदर इंग्लिश स्पाई, और ये काम कर रहा है एक और इंग्लैंड का जासूस है रोजर क्लाई, रोजर क्लाई के साथ भी वो काम कर रहा है बारसेट। हु वॉज सपोज्डली डेड, जिसे माना गया था कि मर गया है, एंड बैरिड, और इसे दफन कर दिया गया है, तो क्लाई के साथ काम करता है ये भाई। नोविंग दैट बारसेट्स ट्रू लॉयल्टीज, ये जानकर कि बारसेट की जो असली स्वामी भक्ति है आर टू द इंग्लिश, वो इंग्लैंड क्राउन, इंग्लैंड के राजा के प्रति हैं, रादर देन द फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रेंच रिपब्लिक की बजाय इंग्लैंड के राजा के प्रति ये ज्यादा लॉयल है, ये जानकर कार्टन कॉर्नर्स हिम, कार्टन उसे कोने में ले लेता है, आजा बेटा, ठीक है ना, दबोच लेता है कुल मिला के। ही थ्रेटन्स, वो धमकी देता है, टू एक्सपोज बारसेट एज एन एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन, कि मैं मामला खोल दूंगा, पोल खोल दूंगा बारसेट तेरी, कि तू दुश्मन है एक्चुअल में रेवोल्यूशनरी का, खाली रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल स्पाई बन के बैठा है, लेकिन तू तो इंग्लैंड का जासूस है, रोजर क्लाई, जो दावा करता है मर गया दफन हो गया, लेकिन वो भी जिंदा बैठा है, और तू उसके साथ मिलके इंग्लैंड के यहाँ गुप्तचर के रूप में काम कर रहा है, तेरी पोल खोल दूंगा फ्रेंच रिपब्लिक में। और रेवोल्यूशन का तो दुश्मन है, जिसकी जो गारंटी लेता है तेरा इमीडिएट एग्जीक्यूशन होगा, गिलेटीन पे विराजोगे आप सीधा, सिर अलग होगा। रेवोल्यूशनरी को पता चल गया कि ये तो फेक स्पाई है, हमारा झूठा स्पाई है, असली में तुम इंग्लैंड के लिए काम कर रहे हो, तो ऐसी तैसी होना सुनिश्चित है तुम्हारी गिलेटीन पे, बिकॉज बारसेट होल्ड्स ऑथोरिटी। अब चूंकि देखो बारसेट अभी फिलहाल रेवोल्यूशनरीज को तो पता है नहीं ना कि हमारा आदमी नहीं है, धोखेबाज है, तो अभी बारसेट रखता है ऑथोरिटी, अधिकार, एंड एक्सेस, पहुंच रखता है इनसाइड द फ्रेंच प्रिजन सिस्टम, फ्रांस की जो जेल प्रणाली है उसमें अंदर पहुंच रखता है। तो कार्टन डिसाइड करता है टू यूज, यहां पे थोड़ा सा गैप है, ध्यान रखना, दो वर्ड्स अलग है, यूज करने का, दिस लिवरेज, ये जो विशेष शक्ति उसकी, लिवरेज कहते हैं स्पेशल पावर, उसे जो स्पेशल पावर दिया गया है उसको कार्टन सोचता यूज करूंगा, क्या पाने के लिए? टू सिक्योर एंट्री टू डार्नी सेल, कि मैं इस शक्ति के माध्यम से डार्नी की सेल तक एंट्री सिक्योर कर लूंगा। हु फील्स? डार्नी फील्स। अब कार्टन देन एग्जीक्यूट्स हिज अल्टीमेट प्लान, अब कार्टन क्या करता, अपना जो आखिरी सर्वोच्च योजना है उसको एग्जीक्यूट करता। अब देखो कार्टन क्या योजना बना रहा है कि ही विल ड्रग डार्नी, वो डार्नी को कोई नशीला पदार्थ पिला देगा, विल स्विच क्लोथ्स विथ हिम, अपने कपड़े उससे बदल देगा उसके कपड़ों से, टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर सिमिलर अपीयरेंसेस, दोनों एकदम सेम मिलते जुलते हैं ना, रिजेंबल करते हैं ना, इसका लाभ उठाते हुए, एंड विल टेक डार्नीज प्लेस, डार्नी को तो जेल से बाहर भेज देगा और उसकी जगह ले लेगा एट द गिलिटन पे जब जाना हो, अलाउिंग द इनोसेंट, और इससे ये मासूम कौन है? इनोसेंट, डार्नी, इसको अलाउ कर देगा, इनोसेंट मैन डार्नी के लिए आया, टू एस्केप पेरिस, कि वो पेरिस बच निकले, भग निकले, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ बच निकलेगा। तो डार्नी किसको यूज करने का प्लान करता है भाई? अरे बास्टर्ड नहीं यार, बारसेट को, बारसेट की मदद से एंट्री ले लूंगा और ऐसे ऐसे प्लान करता है। कौन? अरे भाई कार्टन, कार्टन की शक्ल सेम मिलती हैं, तो कार्टन सोचता है अब मौका है किसको बचाने का? डार्नी को, मैं उसकी जगह ले लूंगा, उसको जहर नहीं, सॉरी माफ करना, उसको ड्रग पिलाकर बेहोश करके बाहर भेज दूंगा जेल के, मैं उसकी जगह ले लूंगा, और चूंकि बारसेट की पहुंच है जेल में, उसके साथ चला जाऊंगा। ओके, ये सब
प्लान बना दिया। अब 9th चैप्टर है द गेम मेड, ठीक है। लॉरी इज कॉल्ड क्रंचर। अब लॉरी देखो क्रंचर को डांटता है फॉर लीडिंग ए सीक्रेट लाइफ, एक अलग से वो गुप्त जीवन जीता है ना, ग्रैब रॉबिंग करता है, कब्र से मुर्दों का शरीर निकाल कर बेचता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, आउटसाइड इज जॉब एट टेल्सन्स। अब टेल्सन्स के बाहर ये जो सीक्रेट लाइफ वाला काम करता है, कब्रें खोदने वाला, इसके लिए लॉरी डांटते हैं क्रंचर को। क्रंचर हिंट्स दैट, अब क्रंचर ये इशारा करता है, संकेत करता है दैट देयर मे बी मेनी डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रेव रॉबिंग, कि कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं लॉरी जी ग्रेव रॉबिंग में। हु बैंक एट टेल्सन, जो बैंकिंग करते हैं, टेल्सन्स बैंक में पैसा जमा कराते हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं जो कब्रें खोदते हैं। क्रंचर देन मेक्स अमेंड्स, क्रंचर फिर क्या करता है, क्रंचर नुकसान की गलती सुधारने की कोशिश करता है, मेक अमेंड गलती सुधारना। सेइंग दैट, ये कहकर दैट इफ लॉरी विल लेट यंग जेरी क्रंचर इनहेरिट हिज ओन ड्यूटीज एट बैंक, कि यदि लॉरी जो यंग जेरी क्रंचर मेरा टिपुड़ा है इसको इनहेरिट करने देंगे हिज ओन ड्यूटीज एट द बैंक, जो मैं काम करता हूं ये आप मेरे बेटे को दे देते हो बैंक में, तो ही हिमसेल्फ विल बिकम ए ग्रेव डिगर, वो खुद क्या बन जाएगा, ग्रेव डिगर बन जाएगा, टू मेकअप फॉर ऑल द ग्रेव्स, जो सारी कब्रों को मैंने नुकसान किया ना उसकी भरपाई करने के लिए, दैट ही हैज अनडग, जिन खोदी हुई कब्रों को उसने वापस मिट्टी निकाली अनडग किया है, उन सारी कब्रों के लिए वो खुद कब्रें खोदने के काम में लग जाएगा। अब अगर आप मेरे बेटे को ये मेरे वाली नौकरी दे देते हो तो, अनुकंपा नियुक्ति, ठीक है। आफ्टर बैटसेट लीव्स, जब बैटसेट वहां से रवाना हो जाता है तो कार्टन टेल्स लॉरी, कार्टन लॉरी को ये बताता है एंड क्रंचर को दैट ही हैज अरेंज्ड टाइम, कि उसने एक समय अरेंज कर लिया है टू विजिट डार्नी, डार्नी से मिलने का, बिफोर हिज एमिनेंट एग्जीक्यूशन, जो उसका एमिनेंट यानी बहुत तत्काल होने वाला एग्जीक्यूशन है, मौत की सजा है, उससे पहले। अब कार्टन रिफ्लेक्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग, कार्टन ये विचार करता है, चिंतन करता है कि ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य, हु हैज नॉट सिक्योर्ड द लव ऑफ अनदर, ठीक है, जिसने किसी अन्य का प्यार अभी कभी सिक्योर नहीं किया है, हैज वेस्टेड हिज लाइफ, ठीक है ना, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, एंड लॉरी एग्रीज। अब देखो कार्टन अपने आप को किस रूप में देख रहा है, कि ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसने अभी किसी का प्यार नहीं जीता है और अपना जीवन बर्बाद किया है, ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी हूं, तो लॉरी एग्री करते हैं, हाँ भाई अभी तक तो तुम ऐसे ही रहे हो। दैट नाइट, उस रात को, एज ही वांडर्स द स्ट्रीट ऑफ पेरिस, जब वो कार्टन घूमता रहता है इधर उधर पेरिस की गलियों में, तो कार्टन थिंक्स ऑफ लूसी, कार्टन लूसी के बारे में सोचता है। ही एंटर्स अ केमिस्ट शॉप, वो एक केमिस्ट, अब देखो लूसी से वो भी प्यार करता था बेचारा कार्टन भी। ही एंटर्स अ केमिस्ट शॉप में जाता है एंड बाइज ए मिस्टीरियस सब्सटेंस, क्या होगा ये बताओ, मिस्टीरियस सब्सटेंस, रहस्यमय पदार्थ, ड्रग, बेहोश करने वाले। द वर्ड्स स्पोकन बाय द प्रीस्ट, वो शब्द जो एक प्रीस्ट ने बोले थे एट हिज फादर्स फ्यूनरल, उसके पिताजी का जो इंतकाल हो गया था, मृत्यु हो गई थी, उस समय जो प्रीस्ट ने शब्द बोले उनके पिताजी के इंतकाल पे उस कब्रिस्तान में या ग्रेवयार्ड में, इको, ये शब्द गूंजते हैं थ्रू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में गूंजते हैं ये शब्द, क्या क्या, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, ये शब्द गूंजते हैं कि मैं ही पुनर्जीवन हूं और जीवन हूं। सेड द लॉर्ड, ईश्वर ने कहा, ही दैट बिलीव्ड इन मी, वह व्यक्ति जो मेरा विश्वास करता है, दाउ ही वर डेड, भले ही वो मरा हुआ व्यक्ति है, अगर वो मेरा विश्वास करता है, यट शैल ही लिव, तो वो वापस जिंदा होगा, भले ही मरा हुआ। एंड हूसोएवर लिव्ड, और जो कोई भी जिंदा है,
एंड बिलीव इन मी, और मुझ में जो विश्वास करता है, शैल नेवर डाई, ये कभी नहीं मरेगा। ये शब्द किसके हैं? बोले तो प्रीस्ट ने, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट के शब्द हैं, है ना? जो फ्यूनरल पे बोले जाते हैं ऐसे अच्छे शब्द, ईश्वरीय शब्द। कार्टन हेल्प्स ए स्मॉल गर्ल। अब कार्टन एक छोटी, ये कार्टन क्या सोच रहा है कि भगवान जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मैं ही रेजरेक्शन हूं, मैं ही लाइफ हूं, जो मुझ में विश्वास करता है भले ही वो मरा हुआ है वो वापिस जिंदा होगा, रेजरेक्शन की बात हो गई, और जो जी रहा है मुझ में विश्वास करता वो कभी मरेगा ही नहीं। ये शब्द कार्टन को याद आए और वो ऐसा ही कुछ अब करने जा रहा है। तो इन शब्दों की सार्थकता अब कार्टन को समझ में आ रही है। ठीक है। कार्टन हेल्प्स ए स्मॉल गर्ल, एक छोटी बच्ची की मदद करता है अक्रॉस द मड्डी स्ट्रीट, जो गली के आर पार जा रही होती है उसकी मदद करता है। एंड शी गिव्स हिम अ किस, और छोटी बच्ची कार्टन को चूमती है। देखो इंटेंशन जब बढ़िया हो तो पूरी दुनिया प्यार करने लग जाती है, यही कार्टन के साथ हो रहा। द प्रीस्ट्स वर्ड्स, उस प्रीस्ट के शब्द इको अगेन इन हिज माइंड, फिर से उसके दिमाग में गूंजते हैं। ही वॉन्डर्स अंटिल सनराइज, सूर्योदय तक वो गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। देन मेक्स हिज वे टू द कोर्ट हाउस, फिर वो कोर्ट हाउस जाता है फॉर डार्नीज ट्रायल, डार्नी के ट्रायल मुकदमे के लिए। द जज नेम्स डार्नीज एक्यूजर्स, अब जज नाम बताता है डार्नी के जो आरोप लगाने वाले डार्नी पे, उनके नाम। द डफार्जेस हो गए दोनों, हस्बैंड वाइफ। एंड डॉक्टर मैनेट, ये देखो तीसरा नाम डॉक्टर मैनेट ने पूछा था कि तीसरा नाम कौन है, और ये चौंकाने वाला पॉइंट क्या, वो तीसरा नाम खुद डॉक्टर मैनेट का है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो गया बाबू, देखो। मैनेट रिएक्ट्स विथ शॉक, मैनेट को झटका लगता, मैं आरोप लगा रहा हूं मेरे जवाई जी पे। एंड डिनाइज, और मना करता है हैविंग एवर डिनाउंस्ड डार्नी, कि उसने कभी भी कोई आरोप लगाया है। डिनाउंस का वही है एक्यूज करना, दोषारोपण करना, निंदा करना, तो मैंने कभी निंदा नहीं की है डार्नी की। डफार्स देन टेक्स द स्टैंड, फिर डफार्स कटघरे में खड़ा होता है। एंड स्पीक्स ऑफ ए लेटर, और एक पत्र के बारे में बात करता है दैट ही फाउंड, जो पत्र उसने पाया हिडन इन 105 नॉर्थ टावर में। याद आ गया, डॉक्टर मैनेट वाला ही सेल है ऑफ द बास्टिल, बास्टिल जेल का 105 नॉर्थ टावर में जो लेटर उसे मिला, डफार्स कहता, ये मैं आपको सुनाता हूं। मैनेट साहब थोड़ा रुकिए आप। अब चैप्टर 10 थे, द सब्सटेंस ऑफ द शैडो। डफार्स क्लेम्स दैट, डफार्स दावा करता है मैनेट रॉट द लेटर वाइल इम्प्रिजन, जब इम्प्रिजन थे मैनेट इन द बास्टिल, बास्टिल में, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ही रीड्स इट अलाउड, और इसे जोर से पढ़ता है, कौन? डफार्स पढ़ता है। इट टेल्स, ये पत्र बताता है द स्टोरी ऑफ मैनेट्स इम्प्रिजनमेंट, मैनेट के इम्प्रिजनमेंट की कहानी बताता है ये लेटर, कि कैसे मैनेट एक्चुअल में इम्प्रिजन्ड किए गए थे। इन 1757 में अ पेयर ऑफ ब्रदर्स, दो भाई, वन ऑफ द मार्किस एवरमॉन्ट, एक तो मार्किस एवरमॉन्ट थे डार्नी जी के पिताश्री, और दूसरे काकू थे। एंड द अदर नेक्स्ट इन लाइन टू बी मार्क्विस, जो अन्य मार्क्विस बनने वाले थे, सक्सेसर थे डार्नी के चाचा जी। द मैन हु रैन ओवर द चाइल्ड, अब ये डार्नी के चाचा जी थे जिन्होंने कुचल दिया बच्चे को विथ हिज कैरिज, अपनी गाड़ी से, इन बुक द सेकेंड चैप्टर 7th में। क्लियर हो जाता है किसने कुचला था? डार्नी के चाचा श्री ने। अब डार्नी के चाचा श्री ने ऑर्डर दिया डॉक्टर मैनेट को टू केयर फॉर ए यंग पीजेंट वुमन, कि एक युवा किसान महिला है, उसकी तुम ध्यान रखो, देखरेख करो, जो मर रही थी ऑफ ए फीवर, बुखार से। एंड हर ब्रदर, और उसका भाई, हु वाज डाइंग ऑफ ए स्टैब वुंड, जो चाकू के घाव से मर रहा था। महिला तो मर रही थी बुखार से, और उसका भाई मर रहा था चाकू के घाव से। द मार्क्विस ब्रदर
हैड रैप्ड द यंग वुमन। अब इस मार्क्यूस के भाई ने रैप किया था यंग वुमन को, ठीक है, एंड किल्ड हर हस्बैंड, और उसके पति को भी मार दिया था। मार्क्यूस ब्रदर आप समझ गए, काकू, ठीक है ना, क्योंकि उस समय मार्क्यूस कौन थे, उसके पिताजी थे, डार्नी के पिताजी। तो मार्क्यूस के भाई ने उस महिला के साथ रैप किया था, या मार्क्यूस, अभी तो मार्क्यूस कौन है एट प्रेजेंट, डार्नी के पिताजी है, और इन लाइन थे टू बी मार्क्यूस बनने वाले थे उसके काका, तो काका जी ने ही रैप किया था, क्योंकि मार्क्यूस के भाई, तो मार्क्यूस तो एट प्रेजेंट वही था, डार्नी के पिताजी। तो रैप किया था यंग वुमन का, किल्ड हर हस्बैंड, और उसके पति को मारा था। यानी डार्नी के पिताजी ने कहा कि भाई मेरे भाई ने रैप कर दिया इस यंग पीजेंट वुमेन का, और उसके पति को मार दिया है, और उसके भाई को भी चाकू घोंप दिया, स्टैब्ड कर दिया है, जो उसका भाई तो हाथों हाथ ही मर गया। ऑल्दो द वुमन वाज स्टिल अलाइव, ये महिला अभी भी जिंदा ही थी, ठीक है। तो डार्नी के पिताजी ने कहा था डॉक्टर मैनेट को, भाई आप ध्यान रखना, मेरे भाई ने जघन्य अपराध कर लिया, अब महिला वगैरह उसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैनेट फेल टू सेव हर लाइफ, मैनेट विफल हो रहा उसकी जीवन बचाने में, ठीक है, जिस महिला के साथ रैप हुआ था ना, उसका जीवन बचाने में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक काइंड वुमन, एक दयालु महिला, यानी मार्क्यूस वाइफ, मार्क्यूस की पत्नी, तो मार्क्यूस की पत्नी कौन हुई भाई, डार्नी की मम्मी हुई, एंड डार्नीज मदर केम टू मैनेट्स डोर, मैनेट के घर आई, हैविंग हर्ड अबाउट द हॉरिबल थिंग्स, क्योंकि उसने सुन लिया था सारी जो भयानक चीजें हैं डन टू द पीजेंट गर्ल, उस किसान लड़की के साथ की गई थी, और उसके परिवार के बारे में सब कुछ सुन लिया। सी ऑफर टू हेल्प द गर्ल सिस्टर, उसने ऑफर किया कि मैं इस जो जिस बच्ची के साथ रैप हुआ उसकी बहन की मदद करूंगी, ठीक है। हु वॉज हिडन अवे, जिसे छुपा लिया गया था दूर, सो द मार्क्विस कुड नॉट फाइंड हर, इसलिए मार्क्विस उसे ढूंढ नहीं पाया, तो सुरक्षित छुपा लिया था। अब अनफॉर्चुनेटली मैनेट डज नॉट नो, मैनेट नहीं जानते हैं द सिस्टर्स वेयर अबाउट, कि उस लड़की बच्ची की बहन कहाँ है, ये उसका अता पता मालूम नहीं था, किसको, डॉक्टर मैनेट को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मैनेट वॉज टेकन अवे, मैनेट को उठा लिया गया, एंड इम्प्रिजन, बंदी बना लिया गया, इन द बास्टिल ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मार्क्विस एवरमॉन्ट, यानी डार्नी के पिताजी के आदेश पे, क्योंकि वो बचा नहीं पाए महिला को और उसकी बहन को ढूंढ नहीं पाए। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, ये कहानी सुनकर, अब उस महिला की बहन कौन है पता है, यही आपके मदाम डफाज, ये उन्हीं का परिवार था। तो आफ्टर हियरिंग द स्टोरी द जूरी सेंटेंसेस डार्नी टू डेथ, ये कहानी सुन के जूरी, अब डार्नी का तो कोई दोष ही नहीं, इसमें कहीं रोल ही नहीं था, पर जूरी डेथ की सेंटेंस सुना देती डार्नी को। टू पे फॉर, अब देखो चुकाने के लिए, सिंस पाप ऑफ हिज फादर एंड अंकल, पिताजी और चाचा के पाप चुकाने के लिए डार्नी को सजा सुना दी जाती है, ओके। अब द डस्क, द कोर्ट रूम क्राउड, अब जो कोर्ट रूम की जो भीड़ है, पावर्स इनटू द स्ट्रीट्स, गलियों में उमड़ पड़ती है, टू सेलिब्रेट डार्नीज कंडेमनेशन, डार्नी को जो मौत की सजा है, पनिशमेंट है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए गलियों में निकल पड़ती भीड़। जॉन बारसेट चार्ज विद अशरिंग डार्नी बैक टू सेल, जिनको चार्ज दिया गया था कि वापस डार्नी को उसकी सेल में लाना है मुकदमे के बाद। लेट्स लूसी एम्ब्रेस हर हस्बैंड, लूसी को गले लगाने देता हूं उसके पति से वन लास्ट टाइम। डार्नी इंसिस्ट दैट, डार्नी जोर दे के कहता है दैट डॉक्टर मैनेट शुड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ, कि डॉक्टर मैनेट को ब्लेम नहीं करना चाहिए अपने आप को, ठीक है ना, शुड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ, अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए, फॉर द ट्रायल्स आउटकम, जो
इस मुकदमे का परिणाम आया, तो आखिर में घातक तो वो लेटर ही सिद्ध हुआ ना। तो जो आउटकम हुआ है उसके लिए खुद को दोष देना नहीं चाहिए डॉक्टर मैनट को। डार्नी इज एस्कोर्टेड, डार्नी को एस्कोर्ट करके ले जाया जाता है बैक वापस टू सेल टू अवेट, प्रतीक्षा करने के लिए हिज एग्जीक्यूशन द फॉलोइंग मॉर्निंग, कि अगली सुबह आपको फांसी दी जाएगी, तब तक आप बिराजो जेल में। एंड कार्टन एस्कॉर्ट्स द ग्रीविंग लूसी, और कार्टन ले जाता है दुख मनाती हुई लूसी को टू हर अपार्टमेंट। अब कार्टन टेल्स मैनेट, अब कार्टन जो है वो मैनेट को कहता है, बताता है टू ट्राई हिज इन्फ्लुएंस, कि वो कोशिश करे अपना प्रभाव डालने की वन लास्ट टाइम विद द प्रोसिक्यूटर्स, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनसे जाके बात करो। एंड देन मीट हिम एट टेल्सन्स, और फिर उससे मिले टेल्सन्स में, यानी मैं जा रहा हूँ टेल्सन्स, मुझे वहाँ आके मिलना। और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो अपील करने वाले हैं, पिटिशनर्स, ऐसे वकील, उनमें जाके प्रभाव बनाओ, मैं टेल्सन्स बैंक जा रहा हूँ। दाउ लॉरी फील सर्टेन, हालांकि लॉरी ये बिल्कुल आश्वस्त महसूस करता है दैट देयर इज नो होप फॉर डार्नी, अब डार्नी के लिए कोई आशा बची नहीं है। एंड कार्टन इकोज द सेंटिमेंट, और कार्टन क्या करता है, इको करता है, गूंजाता उसकी भावना, सही कह रहे हो, क्योंकि कार्टन बताना नहीं चाह रहा किसी को जो उसने प्लान बनाया। अब चैप्टर 12 है दोस्तों, डार्कनेस, अंधेरा। ये अंधेरा बड़ा तगड़ा है। कार्टन गोज टू डफार्स, वाइन शॉप जाता है कार्टन। द डफार्स इज मार्वल, और डफार्स आश्चर्य करता है एट हाउ मच ही फिजिकली रिजेंबल्स टू द कंडेम्ड डार्नी, जो सजा पाया हुआ पनिश्ड डार्नी है उससे कितना फिजिकली वो मिलता है, आश्चर्य करते हैं दोनों डफार्स मतलब दंपति। कार्टन ओवरहियर्स मदाम डफार्स प्लान, अब कार्टन चुपके से सुन लेता है मदाम डफार्स की जो योजना है टू एक्यूज, आरोप लगाने की लूसी पे और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट पे, ऑफ स्पाइंग, जासूसी करने के, एंड टू एक्यूज लूसीज डॉटर एज वेल, अब लूसी की बेटी भी बड़ी हो गई, उस पर भी आरोप लगाने की सोचता है। डफार्ज हिमसेल्फ फाइंड दिस कोर्स अननेसेसरी, अब डफार्ज है ना, अर्नेस्ट डफार्ज, मैदाम डफार्ज का पति, वो पाता है ये जो रास्ता है, ये जो राह हम चुन रहे हैं, ये अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं, लूसी वूसी को क्यों सजा देनी। बट हिज वाइफ रिमाइंड्स हिम, लेकिन उसकी पत्नी मैदाम डफार्ज उसे याद दिलाती है ऑफ हर ग्रीवेंस, जो उसकी शिकायत है अगेंस्ट द फैमिली, एवरबॉर्न फैमिली के खिलाफ, कि इन्होंने मेरी बहन की लाइफ, मेरी फैमिली को बर्बाद किया। सी इज द सर्वाइविंग सिस्टर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही वो पीछे बची बहन थी ऑफ द वुमन, उस महिला की जिसके साथ रैप हुआ, एंड द मैन, और जो आदमी मार दिया गया बाय मार्किस के द्वारा, एंड हिज ब्रदर, और उसके भाई के द्वारा। सी डिमांड द एक्सटर्मिनेशन, वह एकदम सफाया चाहती है, सफाया की मांग करती है, ऑफ देयर एयर्स, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी एक ही बचा है बेचारा, डार्नी। कार्टन पेज फॉर हिज वाइन, शराब की अपना भुगतान करता पेमेंट, एंड रिटर्न्स टू टेल्सन्स, पता चल जाता है कि मैदाम डफार्ड जब लूसी वूसी को भी नहीं छोड़ेगी तो टेल्सन्स बैंक चला जाता है। एट मिडनाइट, आधी रात को, मैनेट अराइव्स होम, मैनेट घर आता है, कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, बिल्कुल परेशान होके, बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है। ही लुक्स अबाउट मैडली, वो इधर उधर पागलपन से देखता है, फॉर हिज शू मेकिंग बेंच, अब ज्यादा जोर डॉक्टर मैनेट के पास क्या है, शू मेकिंग बेंच पे, जो कि तोड़ दी, फेंक दी अब तो। आफ्टर कामिंग मैनेट, मैनेट को शांत करने के बाद कार्टन टेक्स फ्रॉम द डॉक्टर्स कोट, इस डॉक्टर के कोट से कार्टन क्या लेता है, द पेपर्स, ऐसे कुछ कागज, दैट विल अलाउ, जो कागज अलाउ करेंगे लूसी को, डॉक्टर मैनेट को और स्टीपुडी को टू लीव द सिटी, परमिशन ले रहे थे शहर छोड़ने की, ये तो ले रखे थे। ही गिव्स द डॉक्यूमेंट्स टू लॉरी, ये सारे दस्तावेज वो लॉरी को देता है। देन कार्टन गिव्स लॉरी हिज ओन पेपर्स, फिर कार्टन लॉरी को अपने खुद के पेपर भी देता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सप्लेन वाई, ये एक्सप्लेन करने का मना कर देता कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। अफ्रेड दैट द पेपर्स में सून भी रिकॉल, वो ये डरता है
कि ये कागज है ना जल्दी ही वापस ले लिए जाएंगे, बिकॉज मदाम डिफार्ज इंटेंट्स, क्योंकि मदाम डिफार्ज का इरादा है टू डिनाउंस द इंटायर फैमिली, पूरे परिवार को सजा देने का। कार्टन इंसिस्ट टू लॉरी, कार्टन आग्रह करता लॉरी से, द टाइम इज ऑफ द एसेंस, समय ही मुख्य सार की बात है, इंपॉर्टेंट है टाइम। द फैमिली मस्ट लीव टुमारो, और इस पूरे परिवार को कल ये जगह छोड़नी है। अलोन इन द स्ट्रीट, गली में अकेला दैट नाइट, उस रात को गली में अकेले, कार्टन अटर्स ए फाइनल गुड बाय, कार्टन आखिरी अलविदा कहता है और ब्लेसिंग कहता है लूसी को कि भाई मैं जा रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 13 52, अब ये 52 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 पीपल हैव बीन कंडेम्ड टू डाई द नेक्स्ट डे, 52 लोगों को अगले दिन मौत के घाट उतारना है, सजा दी गई है मारने की। डार्नी रिजॉल्व्स टू मीट हिज डेथ ब्रेवली, अब डार्नी बेचारा संकल्प लेता है कि मैं अपनी मौत का मुकाबला करूंगा बहादुरी से। कार्टन अपीयर्स एट द डोर टू डार्नी सेल, अब कार्टन आ जाता है डार्नी की जो सेल है उसके दरवाजे पे, एंड डार्नी ऑब्जर्व समथिंग न्यू, और डार्नी को कुछ नया नजर आता है, एंड ब्राइट, कुछ चमकीला नजर आता है, इन कार्टन स्पेस, कार्टन के चेहरे पे। कार्टन ट्रिक्स डार्नी इनटू स्विचिंग क्लोथ्स विद हिम, अब कार्टन चालाकी करता है डार्नी के साथ कपड़े बदलवाने में, अपने साथ कपड़े एक्सचेंज करने में। डिक्टेट्स ए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, और एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बोल के सुनाता है, एंड देन ड्रग्स हिम, और उसे फिर नशीला पदार्थ पिला देता है, विद द सब्सटेंस, उस पदार्थ का, दैट ही हैड परचेज्ड एट द केमिस्ट शॉप, जो उसने केमिस्ट के शॉप से खरीदा था। ही ऑर्डर्स बारसेड, वो बारसेड को ऑर्डर देता है टू कैरी द अनकॉन्शियस डार्नी, कि वो जो अचेत ये बेहोश डार्नी है उसे ले जाएं टू द कैरिज, गाड़ी में, कैरिज यानी वो रथ गाड़ी, वेटिंग आउटसाइड, जो प्रतीक्षा कर रहे टेल्सन्स बैंक के। एट 2 o'clock, 2 बजे, गार्ड्स टेक कार्टन फ्रॉम डार्नी सेल, अब गार्ड्स है ना वो कार्टन को ले जाते हैं डार्नी के सेल पे, बिलीविंग हिम टू बी डार्नी, कुल मिला के डार्नी को तो भेज दिया, पीछे कार्टन था उसे 2 बजे ले जाते हैं ये मान के कि यही डार्नी है। ही स्टैंड्स इन द लॉन्ग लाइन, वो लंबी लाइन में खड़ा हो जाता है, ऑफ द कंडेम्ड, जो पनिश्ड लोग हैं जिनको सजा सुनाई जा चुकी है, कंडेम्ड किया जा चुका है, उनके पीछे खड़ा हो जाता है। अ पुअर सेमेस्ट्रेस, अब पुअर सेमेस्ट्रेस कौन है? एक दर्जी की वाइफ है, सिमस्ट्रेस कहते हैं दर्जी की वाइफ। आल्सो फॉल्सली सेंटेंस, उसे भी गलत तरीके से सजा सुनाई जाती है मौत की। रियलाइजेज, वो महसूस करती हैं दैट कार्टन इज नॉट डार्नी, कि कार्टन डार्नी नहीं है जिसे सजा दी गई है। एंड आस्क्स, पूछती है, आर यू डाइंग फॉर हिम, क्या तुम उसके लिए मर रहे हो, डार्नी के लिए? ही रिप्लाइज, कार्टन जवाब देता है, एंड हिज वाइफ एंड द चाइल्ड, पत्नी के लिए भी मर रहा हूं, बच्ची के लिए भी मर रहा हूं, केवल उस अकेले के लिए नहीं, उन सब की लाइफ के लिए। मीनवाइल, इस मध्य में बारसेट डिलीवर्स द रियल डार्नी, अब बारसेट असली डार्नी को डिलीवर कर देता है मैनेट के पास, लॉरी और लूसी के पास, एंड सेंड्स द कैरिज, और वो रथ हैं या जो भी तांगा वांगा कह दो, वो रवाना कर देता है अपनी राह पे कि चलो निकलो तुम। लॉरी प्रेजेंट्स द फैमिलीज पेपर देते हैं एट द सिटी गेट्स पे, जब वो रवाना होते हैं बाहर जाने की परमिशन होती है शहर से, मिल गई। दे फ्ली, वे भाग जाते हैं थ्रू द कंट्री साइड, देहात की ओर, फियरिंग परस्यूट, डरते हुए कि कोई पीछा कर लेगा, चलो भाग गए वो तो सुरक्षित। अब द निटिंग डन, अब निटिंग पूरी हो गई। अब चैप्टर 14 सेकेंड लास्ट चैप्टर है नोवेल का, इसमें किसकी निटिंग पूरी हो गई बोलो? मैडम दफार्ज की है। मीनवाइल, अब ये मारी जाएगी देखो, इस मध्य में मदाम डफार्ज हेड्स टुवर्ड लूसीज अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती हैं टू ट्राई टू कैच लूसी को पकड़ने के लिए इन द इलीगल एक्ट ऑफ मॉर्निंग ऑफ ए प्रिजनर। देखो एक प्रिजनर के पीछे शौक मनाने का
गैर कानूनी काम कर रही है, कि रो रही है देखो डार्नी के पीछे। और डार्नी क्या है, रेवोल्यूशनरीज का दुश्मन है, उसके पीछे रो रही है, तो ये भी दुश्मन है हमारी। लूसी को ऐसा पनिशमेंट दे इस बात पे। एविडेंस ऑफ सच ए क्राइम, इस तरह का प्रमाण सी बिलीव्स, वो मानती है, कौन, मदाम डफार्ज मानती है कि इस तरह का प्रमाण विल स्ट्रेंथन हर केस, उसकी केस को मजबूती देगा अगेंस्ट द फैमिली। एट द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट पे मिस प्रॉस एंड जेरी क्रंचर, दो जने हैं, आर इन द मिडल ऑफ, अब भाई वो लूसी वूसी तो भाग गए हैं, अब पीछे तुसी बचे हो, जेरी क्रंचर जी और मिस प्रॉस बची, आर इन द मिडल ऑफ मेकिंग फाइनल अरेंजमेंट, ये भी आखिरी व्यवस्था कर रहे हैं टू डिपार्ट पेरिस, पेरिस छोड़ने की। टू अवॉइड ड्रॉइंग द सस्पिशन, शक खींचने से बचने के लिए, दैट लिविंग टुगेदर माइट बी नोटिस्ड, ये शक लोगों को हो जाएगा, देखो प्रॉस भाग रही है क्रंचर के साथ। तो मिस प्रॉस टेल्स क्रंचर, मिस प्रॉस क्रंचर को कहती हैं टू वेट फॉर हर, कि वो उसकी प्रतीक्षा करें विद द कैरिज, गाड़ी के साथ, एट द कैथेड्रल, जो कैथेड्रल चर्च है वहां प्रतीक्षा करें, मैं आ रही हूं, तू चलियो मैं आती हूं। व्हेन क्रंचर लीव्स, जब क्रंचर वहां से रवाना होता है, तो मदाम डफार्ड जो हैं बार्जेस इन, धड़ाम करके घुसती है अंदर, मतलब तेजी से अंदर आती हैं, एंड डिमांड्स टू नो लूसीज वेयर अबाउट, और मांग करती है जानने की लूसी का आता पता। द विमेन फाइट, ये दोनों औरतें झगड़ती है, कौन, मिस प्रॉस और मदाम डफार्ड झगड़ती हैं, एंड मदाम डफार्ड ड्रॉज ए गन, बंदूक गन बाहर निकालती है कि थ्रेड्स अ प्रॉसी। इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष में, हाउएवर मिस प्रॉस शूट्स हर, मिस प्रॉस उसे शूट कर देती, गोली उसी को लग जाती कुल मिला के, एंड मिसेस डफार्ड जो है, मदम डफार्ड, गेट्स किल्ड, प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं और निटिंग पूरी हो जाती है। सी मीट्स क्रंचर, अब सी कौन, सी है यहां पे मिस प्रॉस, प्रॉस मिलती है किससे, क्रंचर से, एज प्लान्ड, जैसी योजना थी, एंड रिपोर्ट दैट, ये बताती है दैट सी हैज गॉन डेफ, कि वो बैरी हो गई हैं फ्रॉम द गन शॉट, गन शॉट चलने से, गन का जो शॉट से आवाज आई ना, मिस प्रॉस बेचारी बैरी हो गई। ठीक है, अब देखो लास्ट सीन है जिसमें ये कदमों की आहट हमेशा के लिए समाप्त। कुल मिला के यहाँ पे किसकी डेथ बताई जा रही है, बताओ जल्दी से, कार्टन की, बेचारा कार्टन यहाँ पे शहीद हो रहा है। देखो कार्टन, द यंग सिमस्ट्रेस रीच द गिलेटीन पे पहुंचते हैं, कार्टन और यंग सिमस्ट्रेस गिलेटीन पे पहुंचते हैं। द वेंजेंस, वो वेंजेंस वाली महिला, एंड अदर रेवोल्यूशनरी विमेन वरी, ये चिंता करते हैं दैट मदाम डफार्ज विल मिस द बी हेडिंग, ये सिर काटना जो है उसको मिस करेगी, चार्ल्स डार्नी के सिर काटने को के सीन को मिस करेगी, सलट गई ना। द सिमस्ट्रेस रिफ्लेक्ट दैट, वो सिमस्ट्रेस ये बता चिंतन करती है या सोचती है दैट द न्यू रिपब्लिक, ये जो फ्रांस का नया गणराज्य है, में मेक लाइफ इजियर फॉर पुअर पीपल, के आसान लाइफ बना देगा गरीबों के लिए, जैसे उसके जैसे जो गरीब लोग हैं, एंड हर सर्वाइविंग कजिन, और उसकी जो सर्वाइविंग कजिन है, चचेरा भाई बहन, उसके लिए लाइफ इजी बनेगी। सी किसेस कार्टन, वो कार्टन को चूमती है, एंड गोज कामली टू हर डेथ, और अपने मृत्यु की तरफ शांति से आगे बढ़ जाती है सिमस्ट्रेस। कार्टन देन गोज टू हिज, और कार्टन भी अपने मौत की तरफ आगे बढ़ता है। द नरेटर रिकाउंट्स, अब चार्ल्स डिकिंस ये बताते हैं दैट दोज हु सा कार्टन डाई, कि वे लोग जिन्होंने कार्टन को मरते हुए देखा, विटनेस्ड, उन्होंने देखा, अ पीसफुल, एक शांति से भरा, एंड इवन प्रॉफेटिक लुक, और यहां तक कि वो पैगंबरों वाला लुक देखा, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे, एंड स्पेकुलेट्स कॉन्फिडेंटली अबाउट कार्टन्स फाइनल थॉट्स, और वो स्पेकुलेट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है बड़े आत्मविश्वास से कार्टन की फाइनल थॉट्स क्या रहे होंगे।
कार्टन नोट्स द फैक्ट, कार्टन ये फैक्ट नोट करता है दैट द ऑपरेसर्स इन द क्राउड, जो भीड़ में जो दमनकारी हैं, हैव रीजन ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड, इन्होंने वो बर्बादी खड़ी कर दी है ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड। जो पुराने लोग थे एवरमॉन्ट जैसे, उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन शुरू किया था, उस डिस्ट्रक्शन को अब ये रेवोल्यूशनरीज खड़े कर चुके हैं। ठीक है ना। ये क्राउड में जो ऑपरेशर्स हैं, वो एवरमॉन्ट जैसे लोगों ने जो डिस्ट्रक्शन किया, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुके थे रेवोल्यूशनरीज। बट आल्सो रियलाइज दैट, लेकिन ये साथ में ये भी महसूस करता है दैट समडे, किसी दिन, पेरिस विल रिकवर फ्रॉम दीज हॉरर्स, पेरिस स्वस्थ हो जाएगा ये जो हॉरर्स के सीन हैं, एंड बिकम ब्यूटीफुल, और कभी न कभी सुंदर हो जाएगा पेरिस। आल्सो इन दीज इमेजिन लास्ट मोमेंट्स, ये जो काल्पनिक आखिरी क्षण थे, उसमें जो उसने कल्पना की थी, कार्टन सीज लूसी, कार्टन लूसी को भी देखता है और डार्नी को भी देखता है विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ जिसका नाम उसके पीछे रखा गया है। ये भी सीन कार्टन फील करता है कि अब इनके लड़का होगा तो नाम मेरा रखेंगे, इतना बड़ा काम करके मैं जा रहा हूँ। ही सीज मैनेट हैप्पी, वो डॉक्टर बेनेट को खुश देखता है इमेजिनेशन में, एंड हेल्थी, स्वस्थ देखता है, एंड सीज लॉरी, और लॉरी को भी देखता है लिविंग ए लॉन्ग एंड पीसफुल लाइफ। लॉरी पूरी जगह बहुत काम आया भाई। ही सीज ए फ्यूचर, कार्टन एक ऐसा भविष्य देखता है अपने इमेजिनेशन में, इन विच जिसमें ही होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस, वो एक विशेष जगह रखता है इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में, एंड इन द हार्ट्स ऑफ जनरेशन सेंस, और अब से बाद आने वाली पीढ़ियों के दिलों में कार्टन एक अच्छी जगह रखता है, ऐसा इमेजिन करके जा रहा। ही सीज हिज ओन नेम, वो अपने खुद का नाम देखता है, मेड इलुस्ट्रियस, जो एकदम चमकीला बना दिया गया है, एंड द ब्लॉट्स, और जो कलंक, दैट ही थ्रू अपॉन हिज लाइफ फेड अवे, और जो कलंकित किया उसने अपने जीवन को जिन बुरी चीजों से, वो कलंक भी अब फेड अवे हो रहा है, अब बिल्कुल धुंधला रहा है, कलंक धुल रहा है, और नाम उसका इलुस्ट्रियस हो रही है, चमकीला हो रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, चार्ल्स डिकिंस के अनुसार, कार्टन डाइज इन द नॉलेज, कार्टन इस ज्ञान में के साथ मरता है कि क्या, इट इज फार फार बेटर थिंग, ये कई गुना अच्छी चीज है, दैट आई डू, जो मैं कर रहा हूं, देन आई हैव एवर डन, मैंने आज तक कुछ भी किया है उससे कई गुना अच्छी चीज है जो मैं अब करने जा रहा हूं। इट इज अ फार फार बेटर रेस्ट, ये कई गुना अच्छा आराम है, दैट आई गो टू, जो आराम मैं करने जा रहा हूं, देन आई हैव एवर नॉन, जो मैंने अभी कभी अब तक अपनी लाइफ में जाना है, उससे सबसे अच्छा आराम मैं अब प्राप्त करने जा रहा हूं। बड़ी अमर लाइन है। बिगिनिंग की लाइन भी जबरदस्त है। कौन सी? इट वॉज द एज ऑफ, याद आया कुछ? वहीं से डिकेंस ने बिगिनिंग किया, और यहीं पे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, और ऐसी ही अमर लाइन के साथ, इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, इट इज अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू देन आई हैव एवर नाउन। जबरदस्त लाइन है। उसे डिकेंस ने, ये फीलिंग रही होगी कार्टन की मरते समय। तो आई होप स्टोरी मोटे मोटे रूप से समरी में समझ में आ जाती है। अब आपके सिलेबस में ये नया इंक्लूजन है ये नॉवल, तो अभी इस पे कोई इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर भी मेरा आपको मानना है कि एक बार सारे क्वेश्चन आंसर डिटेल टेक्स्ट के अनुसार दिए हुए किसी सोर्स में हैं तो वो जरूर देखें। हम तो हमारे एप्लीकेशन में लगभग 300 to 400 क्वेश्चंस इस नॉवल से जुड़े सारे करवाने वाले हैं। फिर भी अगर आपकी डिमांड होगी, आपका रेस्पॉन्स इस क्लास को लेकर कैसा रहता है, उसके आधार पे अगर मुझे लगता है कि आप वाकई में डिज़र्व करते हैं, आपको फील होता है कि नहीं हमारे लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, तो सर के एफर्ट्स को थोड़ा ऊंचाई तक पहुंचाएं, अप्रिशिएट करें,
तो मैं 100 के आसपास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस नोवेल के बनते हैं वो आपके साथ जरूर लेकर आऊंगा. इज दैट क्लियर गाइस? आई होप यू एंजॉयड द सेशन. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन अगेन. टिल देन, it's bye bye from my side. Please take a very good care of yourself. Bye bye.